Good morning, students. So I welcome you all in 10th lecture of liquid solution. Currently, I am displaying the solution of exercise 9th, which I have given to you in the last lecture. This solution is detailed solution of all the subjective and objective questions of exercise 9th, which was based on depression of freezing point. So you all can take down this and match with the solution that you all would have prepared. So these are objective questions. Total 10 questions were there. And here is the 10th question. So without further delay, let's start today's lecture number 10. तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो बच्चों कल के लेक्चर में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे. वो क्वेश्चन ये था कि डेल्टा टीएफ यानी जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, क्या मिलाते हैं? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो डेल्टा टीएफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है. फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस. फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस. डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट अगर फॉर एग्जांपल अगर प्योर सॉल्वेंट कुछ मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर रहा है तो जो सोल्यूशन बनता है वो 50 से कम यानी कि कुछ 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करता है. ये जो 5 डिग्री का डिक्रीज हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा टीएफ हो गया 50 माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो 5 डिग्री का कमी आया है, ये जो डिप्रेशन हुआ है 5 डिग्री का, ये क्यों होता है, इसके बारे में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था. तो इसी चीज को आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की मदद से समझने का प्रयास करेंगे. चलिए तो बच्चों अभी आपके सामने देखिएगा एक ग्लास है जिसके अंदर, इस ग्लास के अंदर 2 कंपोनेंट है. देखिएगा इसके अंदर आइस भी है कुछ और साथ में वाटर है. आइस और वाटर एक साथ रखा हुआ है. हम क्या करते हैं, इस ग्लास को 1 मिनट के लिए क्लोज कर देते हैं. तो देखिए अब हम करते क्या है कि इसके आसपास का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. तो आप बताइए कि इस कंटेनर में जिसमें आइस और वाटर रखा हुआ है, आइस और वाटर रखा हुआ है और टेम्परेचर मेंटेन्ड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको बताना है कि टाइम के साथ साथ आइस वाटर में कन्वर्ट होगा या फिर वाटर आइस में कन्वर्ट होगा. क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए. तो इसका आंसर है कि नेट न तो आपको आइस वाटर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा और न ही वाटर आइस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा. नेट कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा. हालांकि प्रोसेस तो दोनों चल रहा होता है. प्रोसेस मतलब कि जो आपका आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है और जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन नेट आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देता है. लेकिन अगर आप इसी टेम्परेचर को चेंज करके मान लीजिए 5 डिग्री कर दें तो फिर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आप हीट दे रहे हैं तो आइस हीट लेकर के नेट वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा. तो आप देखिएगा धीरे धीरे यहाँ पर आइस जो है उसका अमाउंट कम होता जाएगा और वाटर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को 5 डिग्री करने की बजाय आप -5 डिग्री कर दीजिए, कितना करना है, -5 डिग्री, तो आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है बल्कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आइस में कन्वर्ट हो रहा है. यानी कि उस टाइम में आपको वाटर, इधर जो वाटर है ना, वाटर घट रहा होगा और आइस का अमाउंट
बढ़ रहा होगा। तो 0 डिग्री पर क्या हो रहा है? आखिर 0 डिग्री पर आपको ये दोनों, ना तो आइस बढ़ रहा है ना वाटर बढ़ रहा है, दोनों का अमाउंट में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। तो 0 डिग्री पर क्या हो रहा है? तो 0 डिग्री पर वाटर एंड आइस दोनों क्या करते हैं? एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम का यही तो डेफिनेशन होता है कि जब आपको सिस्टम में कोई विजिबल चेंज दिखाई न दे। तो अगर आइस वाटर को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे एक कंटेनर के अंदर क्लोज करके, तो आपको कोई चेंज सिस्टम में दिखाई नहीं देगा। वो कब? जब टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही जो टेम्परेचर है, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, या फिर यही कहलाता है, इसका एक और नाम है। क्या नाम है इसका? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या इसका एक और नाम है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आइस का मेल्टिंग पॉइंट, या फिर इसका एक और नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम है इसका, ये है फ्यूजन पॉइंट। क्या नाम है इसका? फ्यूजन पॉइंट ऑफ आइस। आइस जिस टेम्परेचर पर फ्यूज होता है, फ्यूजन पॉइंट ऑफ आइस। तो ये 3 नाम है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहें बच्चों, तो डिफाइन ऐसे करेंगे, टेम्परेचर एट विच, चलिए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, सब लोग ध्यान से लिखिएगा। TF फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर at which ice and water exist in equilibrium। और इसी को हम लोग बोलते हैं, बचपन के क्लास में या जूनियर क्लास में इसी को सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आइस पिघल जाए, आइस मेल्ट कर जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए? वाटर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वाटर फ्रीज हो जाए, वाटर जम जाए और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है, टेम्परेचर एट विच आइस एंड वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, एट फ्रीजिंग पॉइंट। चूंकि आइस और वाटर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पर सिस्टम का डेल्टा G कितना होता है? 0। और दिस इज इक्वल टू, आपको पता है डेल्टा G का फॉर्मूला डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पर डेल्टा H को बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब आइस जब मेल्ट कर रहा है तो उस टाइम में कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, अगर 1 मोल आइस को 1 मोल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और डेल्टा क्या S क्या है? ये है इंथैल्पी चेंज, सॉरी इंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता है। और ये T टेम्परेचर क्या है? तो ये जो टेम्परेचर T है, T इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन पॉइंट। मतलब बेसिकली जिस टेम्परेचर पर ये आइस वाटर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको अब चाहे तो TF भी लगा सकते हैं सबस्क्रिप्ट। TF का मतलब क्या है? TF का मतलब है फ्यूजन पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, वो फॉर्मूला है TF यानी फ्यूजन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा H बाय डेल्टा
एस। कैसे होगा? देखिए ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी है 0, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी एफ डेल्टा एस, और यहाँ से आप बोल देंगे कि टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो ये जो इक्वेशन, इसको आप ध्यान रखें कि फ्यूजन टेम्परेचर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन। फ्यूजन के दौरान जो डेल्टा एच एनर्जी का खर्च होता है आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसी प्रोसेस में जितना एंट्रोपी चेंज होता है, तो ये जो रेशियो है ये बताता है फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी मदद से हम लोग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं और पहला कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट भरते हैं, सॉल्वेंट यानी वाटर मान लीजिए आप ऐसे, ठीक है। और दूसरा कंटेनर में सॉल्यूशन भरते हैं। सॉल्यूशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। सॉल्यूशन का मतलब है कि पहले आपने इसमें जैसे 1 मोल वाटर भर दिया और फिर उसमें कुछ नॉन वोलाटाइल जो है सोल्यूट भर दिया है, ठीक है। और पहला कंटेनर में आपने क्या भरा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट भरा है, ठीक है, प्योर 1 मोल वाटर भरे हैं, ऐसा आप मान करके चलिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो लिक्विड है, जैसे कंटेनर 1 में जो सॉल्वेंट वाला कंटेनर है, इस लिक्विड को हमें क्या बनाना है? इस लिक्विड को बनाना है सॉलिड। तो लिक्विड कितना है आपके पास? 1 मोल है, और इसको बना देना है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड बन जाएगा वो भी 1 मोल, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा कंटेनर है, कंटेनर 2 में, इसमें भी जो लिक्विड है, इसमें भी जो लिक्विड है वो भी मान लीजिए 1 मोल सॉल्वेंट है। यहाँ पर लिक्विड 1 मोल क्या है? सॉल्वेंट है, और ये जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है वो एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लिक्विड है उसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। तो 1 मोल क्या है? 1 मोल जो बात करें हम लोग वो किसका है? वो सिर्फ सॉल्वेंट का है, और इसको कन्वर्ट कर देना है किस में? इसको कन्वर्ट कर देना है सॉलिड में, ठीक है। तो सॉलिड कितना बनेगा? वो भी आपका 1 मोल बन जाएगा। तो एक बात ध्यान रखा जाए पहले कि जब आप जैसे मान लीजिए दूसरे कंटेनर में ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और ये रेड कलर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो इसमें एक एजम्पशन, एक बात हमें मानना पड़ेगा पहले कि व्हेन, इधर लिख रहे हैं उसको भी आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हेन सॉल्यूशन फ्रीजेस, जब सॉल्यूशन फ्रीज करता है, फ्रीजेस, देन सोल्यूट रिमेन्स in the liquid phase। लिक्विड फेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे सोल्यूशन फ्रीज करने लगेगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो सोल्यूशन है ना, इसमें मान लीजिए कि ये जो वाटर इधर साइड के ये सब वाटर, आधा वाटर जो है वो सॉलिड बन गया, ठीक है ना। ये ऐसा मान लेते हैं कि आधा वाटर क्या बन गया है? सॉलिड बन गया इस सोल्यूशन में। तो जो वाटर, जो पार्ट सॉलिड बन गया है, उस पार्ट में कोई भी सोल्यूट नहीं बचा रहेगा। सोल्यूट कहाँ जाएगा? तो जितना भी सोल्यूट है वो उस पार्ट से निकल के, इधर से निकल के किधर आ जाएगा? सभी सोल्यूट इधर से निकल के ये आ जाएगा। ये सोल्यूट इधर जो भी होगा रेड कलर का, वो सभी निकल करके आ जाएगा आपका जो लिक्विड वाला फेज है ना, इसमें आ जाएगा। देखिए इस पर ये बात हम लोग कल भी किए थे कि जो सोल्यूट है वो सॉलिड फेज में, सॉलिड वाले पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किधर आ जाता है? वो निकल करके लिक्विड वाले पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि जैसे देखिए कंटेनर 1 पे आप लोग ध्यान दीजिए एक मिनट। कंटेनर 1 में भी आपने धीरे धीरे आइस बनाया, ठीक है, और कंटेनर 2 में भी आपने आइस बनाया, और कुछ पार्ट अभी जो है वो लिक्विड स्टेट में बचा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो आइस बन रहा है कंटेनर 1 या फिर कंटेनर 2 में, तो दोनों कंटेनर का आइस, जो आइस वाला पार्ट है कंटेनर 1 और कंटेनर 2 का, ये पार्ट आइडेंटिकल है, एक जैसा है। अंतर किस पार्ट में है? तो अंतर ये वाले पार्ट में है जिस पार्ट में लिक्विड फॉर्म है। ये वाला जो पार्ट है ना जिसमें लिक्विड फॉर्म है, ये वाले पार्ट में अंतर है, डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड एक स्केल बनाते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं,
और एक एक्सिस पर हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एंट्रोपी को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेंगे इस एक्सिस पर। तो किसका किसका एंट्रोपी? तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला कंटेनर है आपके पास, पहले कंटेनर में दो पार्ट है, एक तो आइस वाला पार्ट है और दूसरा क्या है? लिक्विड वाला पार्ट है। तो लिक्विड और आइस का एंट्रोपी क्या क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास शुरुआत में 1 मोल लिक्विड था, तो 1 मोल लिक्विड का एंट्रोपी वो ज्यादा होगा, तो उसका वैल्यू यहां पर कुछ ये वैल्यू होगा 1 मोल लिक्विड का। तो ये है 1 मोल लिक्विड का, 1 मोल लिक्विड, ये 1 मोल लिक्विड का एंट्रोपी है, ठीक है। और यहां पर इसके नीचे जब वो 1 मोल लिक्विड, जब 1 मोल लिक्विड पूरा का पूरा, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉलिड का एंट्रोपी कम हो जाएगा, आपको पता है। तो जब 1 मोल लिक्विड पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका एंट्रोपी कुछ मान लीजिए कम होकर के यहाँ आ गया, तो ये है 1 मोल सॉलिड का एंट्रोपी, ठीक है। 1 मोल लिक्विड था, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहां पर भी वही बात था कि जो आपका लिक्विड में सॉल्वेंट वाला पार्ट था, जो पार्ट फ्रीज हो रहा है, ठीक है ना, वो तो 1 ही मोल लिए थे हम लोग कंटेनर 2 में भी। तो कंटेनर 2 में जो 1 मोल लिक्विड सॉल्वेंट था, तो उससे 1 मोल आइस बना, और आइस तो दोनों कंटेनर का कैसा है? आइडेंटिकल है। आइस इन बोथ कंटेनर, ये जो दोनों आइस है ये दोनों कैसा है? आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आइस का एंट्रोपी दोनों कंटेनर में जो लेवल होगा उसका देखिए, एग्जैक्टली जिस लेवल पर ये था एग्जैक्टली उसी लेवल पर ये भी है। दूसरे कंटेनर के आइस का एंट्रोपी भी एग्जैक्टली उसी लेवल पे है। तो ये क्या है? 1 मोल सॉलिड का एंट्रोपी है इधर, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि लेकिन सॉलिडिफिकेशन होने से पहले दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन था और पहले कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट था। तो पहले कंटेनर में जो लिक्विड फेज का एंट्रोपी लिए थे वो सिर्फ सॉल्वेंट का एंट्रोपी था। किसका एंट्रोपी था? तो इसमें सिर्फ सॉल्वेंट था। 1 मोल लिक्विड में क्या था? सिर्फ सॉल्वेंट था। लेकिन दूसरे कंटेनर में जब हम लोग लिक्विड फेज के एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे तो दूसरे कंटेनर में लिक्विड फेज का एंट्रोपी पहले कंटेनर से ज्यादा होने वाला है थोड़ा सा, आपको पता है। तो देखिए पहले कंटेनर में का जो एंट्रोपी था इस लेवल पर था, ये इस लेवल पर था, देखिए ये हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरे कंटेनर का जो एंट्रोपी का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा होगा सोचिए एक बार। ये देखिए ये पहले कंटेनर में एंट्रोपी का लेवल था लिक्विड का, जो पूरा इंटायर लिक्विड फेज था, लेकिन दूसरे कंटेनर में लिक्विड फेज का एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगा। ये है 1 मोल लिक्विड फेज, जिसमें कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। इसमें क्या क्या है 1 मोल लिक्विड में? इधर इसमें है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चूंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, सोल्यूट सॉल्वेंट है, इसीलिए रेंडमनेस ज्यादा है, ज्यादा पार्टिकल है यहाँ पर, टोटल रेंडमनेस ज्यादा है, इसीलिए इसका एंट्रोपी ज्यादा है। तो अब मेरा कहना है कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी आया है, ये जो है चेंज इन एंट्रोपी, ये चेंज इन एंट्रोपी कब ज्यादा आया है? डेल्टा एस, इधर हम बोल देते हैं 1, चलिए दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि आपको, तो ये जो डेल्टा एस है इधर, इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा एस 1। तो ये डेल्टा एस 1 क्या है? डेल्टा एस 1 है जब प्योर सॉल्वेंट को कन्वर्ट किए थे आइस में, प्योर सॉल्वेंट जब आइस में कन्वर्ट हुआ था तब एंट्रोपी का चेंज। और इधर राइट साइड में आते हैं हम लोग, कंटेनर 2 में आते हैं अब। तो कंटेनर 2 में जो एंट्रोपी का चेंज हुआ है इसको बोलते हैं डेल्टा एस 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बात तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि डेल्टा एस 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा एस 1। अब ये डेल्टा एस 2 और डेल्टा 1 क्या है उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन ये समझ में सबको आ रहा है कि डेल्टा एस 2 ज्यादा है डेल्टा एस 1 से। तो डेल्टा एस 2 है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज व्हेन
when 1 mole liquid from solution freezes or converts to 1 mole सॉलिड, सॉल्यूशन से 1 मोल लिक्विड 1 मोल सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन वाले केस में शुरुआत का एंट्रोपी ज़्यादा रहता है क्योंकि 2 कंपोनेंट है, और बाद का जो सॉलिड का एंट्रोपी है वो दोनों केस में केस 1 हो या केस 2 हो, यानी कि आप सॉल्यूशन से करवाएं या प्योर सॉल्वेंट से, दोनों केस में सॉलिड का एंट्रोपी तो आइडेंटिकल होता है। डेल्टा S1 इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल लिक्विड फ्रॉम सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट से 1 मोल फ्रॉम सॉल्वेंट कन्वर्ट्स टू 1 मोल सॉलिड। ठीक है, तो जो दोनों स्टेट का, दोनों केस में सॉलिड का है, सॉलिड तो सेम है दोनों स्टेट में, लेकिन सॉल्यूशन का एंट्रोपी चूंकि शुरुआत में ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का एंट्रोपी कम होता है, इसीलिए डेल्टा S2 जो है, डेल्टा S2 क्या है डेल्टा S1 से, डेल्टा S2 इज ग्रेटर देन डेल्टा S1, डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा S1, और ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए एक और एस्पेक्ट है कि ये जो दोनों कंटेनर है, कंटेनर 1 में जो ये प्रोसेस हुआ है, लिक्विड कन्वर्ट हुआ आइस में, तो इसका हम लोग डेल्टा H बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी है चेंज उसको डेल्टा H1 बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस है इसके इंथैल्पी चेंज को बोलते हैं डेल्टा H2। तो इसमें आप दोनों प्रोसेस मान सकते हैं, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या फिर वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। तो ये जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डेल्टा H का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि अगर आइस को आप वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी खर्च होगा, वही यहाँ पर भी बात है कंटेनर 2 में भी। तो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 दोनों में अगर देखेंगे तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, या दोनों बराबर होगा, एक बार सोच के बताइए। तो देखिए नेट प्रोसेस हुआ क्या है कि देखिए कन्वर्जन जो हुआ है लिक्विड से सॉलिड का या फिर सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से सॉलिड का या फिर सॉलिड से लिक्विड का, क्योंकि दोनों प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों प्रोसेस हो सकता है। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन या फिर सॉलिड से लिक्विड का, तो एक्चुअल कन्वर्जन तो सिर्फ सॉल्वेंट का हुआ है कि नहीं। तो जो एनर्जी खर्च हुआ है वो तो सिर्फ सॉल्वेंट को फ्रीज करने या फिर सॉल्वेंट को मेल्ट करने में हुआ है। ठीक है ना, जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। तो यानी कि डेल्टा H1, जो डेल्टा H1 है या डेल्टा H2 है, यानी डेल्टा H, वो दोनों प्रोसेस में बराबर है। ठीक है ना, तो उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे में कि डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2, डेल्टा H2 या फिर लिख देते हैं इज इक्वल टू डेल्टा H1, यानी डेल्टा H में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा H में कोई अंतर नहीं है दोनों प्रोसेस में, तो डेल्टा H में अब कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए ये दो प्रोसेस है, एक में सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ है और दूसरे में कौन कन्वर्ट हुआ है, सॉल्यूशन कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तब सॉल्वेंट के केस में हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है या फिर जो फ्यूजन पॉइंट होता है उसका वैल्यू होता है डेल्टा H बाय डेल्टा S, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन के केस में भी जो फ्यूजन टेम्परेचर या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है ये होता है डेल्टा H बाय डेल्टा S। कोई दिक्कत? तो चलिए अब बताइए, सॉल्वेंट के केस में हमने यूज किया है डेल्टा H1 और डेल्टा S1, और सॉल्यूशन के केस में हमने सिंबल यूज किया है डेल्टा H2 और डेल्टा S2। तो अब बताइए कि डेल्टा H1 और डेल्टा H2 तो दोनों में बराबर है। अच्छा, S1 S2 में कौन बड़ा है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर S2 बड़ा है, S2 बड़ा है। अब देखिए TF को भी हम बोलते हैं, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को TF1 बोल रहे हैं और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को TF2 बोल रहे हैं। तो आपको बताना है कि TF1 TF2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि डेल्टा H1 दोनों में बराबर है और डेल्टा S2 बड़ा क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी बड़ा है, यानी कि TF2 छोटा होगा। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं TF1 इज ग्रेटर देन TF2। TF1 का मतलब क्या है? TF1 का मतलब है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो इसी को अब हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि सॉल्वेंट फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर, सॉरी एट हायर ना, सॉरी सॉल्वेंट फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर देन सॉल्यूशन से ज्यादा टेम्परेचर पर सॉल्वेंट फ्रीज करता है, या फिर इसी को लिख सकते हैं सॉल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर, सॉल्यूशन लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। कैसा सोल्यूट? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो बच्चों ये आंसर है, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ये आंसर है कि जब आप किसी भी लिक्विड में या एक सॉल्वेंट में क्या मिलाते हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है? तो बच्चों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी डेल्टा टीबी मतलब जब आप एक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर अगर 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा है, आप उसमें मिला दीजिए क्या? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाना है। क्या मिलाना है? सोल्यूट। कैसा? नॉन वोलेटाइल। आप एक सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दीजिए तो बन जाएगा सॉल्यूशन, और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 100 से बढ़ के कुछ मान लीजिए 101 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो क्या आप थर्मोडायनेमिक रीजन के बारे में सोच सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की मदद से कैसे इस बात को प्रूफ किया जा सकेगा मैथमेटिकली या फिर थर्मोडायनेमिकली कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ये एलिवेशन हुआ, ये जो बढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, ये ऐसा क्यों हुआ है? हमने एक रीजन तो देखा था बच्चों। क्या देखा था? फर्स्ट रीजन हमने देखा था इसमें वेपर प्रेशर वाला रीजन। कौन सा रीजन? वेपर प्रेशर वाला रीजन। कैसे? तो हमने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? 1 atm यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, जो कि जनरली 1 atm लगता है। तो आपको पता है कि जब सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है नॉर्मली, और उसी दिए हुए कंडीशन पर जो है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बढ़ा करके 1 atm तक ले जाना पड़ता है। तो इसको बढ़ा करके 1 atm तक ले जाने में ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बढ़ा करके 1 atm ले जाना है, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बढ़ाना आसान होता है क्योंकि इसका ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए कम ही गर्म करना पड़ता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये तो एक रीजन था। अब हम थर्मोडायनेमिक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने डेल्टा TF के लिए प्रूफ किया था, तो वैसे ही। तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए और फिर हम इसको प्रूफ करेंगे, उसको आप देखिएगा।
तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं, कंटेनर 1 में रखते हैं सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है, और कंटेनर 2 में रखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। तो कंटेनर 1 में सिर्फ सॉल्वेंट है और कंटेनर 2 में सॉल्वेंट के साथ आपने क्या लिया है, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, ये आपको ध्यान दे बच्चों, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल लेना है, क्योंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको एज्यूम कर लेना है, क्या एज्यूम कर लेना है, तो आपको पहले एज्यूम करना है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, वो कांस्टेंट है और वो 1 atm है। एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी बात करने वाले हैं बॉइलिंग टेम्परेचर का। तो देखो अभी क्या है कि आपके साथ कंटेनर 1 में सॉल्वेंट के साथ कुछ वेपर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये देखिए, ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये वेपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो है ये सॉल्वेंट में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए फिर राइट साइड वाले कंटेनर में जाइए, सॉल्यूशन वाले में, तो यहाँ पर भी कुछ वेपर होंगे। तो आपको लेकिन फिर से एक बात समझना पड़ेगा कि ये जो वेपर बन रहे हैं ये सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर बन रहे हैं। किसके वेपर बन रहे हैं, सॉल्वेंट के। ये जो रेड कलर का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, रेड कलर वाला ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, यानी कि ये वेपर फेज में नहीं जाएगा, इसका वेपर नहीं बनेगा। तो फिर से एक बात क्लियर है कि जो वेपर फेज है वो सॉल्वेंट से बना हुआ वेपर हो या फिर सॉल्यूशन वाला वेपर हो, ये दोनों वेपर आइडेंटिकल हैं। क्यों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि वेपर में सिर्फ दोनों केस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही हैं, लेकिन दोनों का जो लिक्विड फेज है वो आइडेंटिकल नहीं है, लिक्विड फेज आइडेंटिकल नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब फिर से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ के मदद से इस प्रोसेस में होने वाले डेल्टा एस को समझेंगे, यानी इंट्रोपी जो चेंज हो रहा होगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम दोनों साइड में एक्सिस बना दिए हैं और इस एक्सिस पर हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंट्रोपी को। इंट्रोपी मतलब एक्सिस में ऊपर दिखाएंगे तो इंट्रोपी ज़्यादा कहलाएगा और नीचे दिखाएंगे तो इंट्रोपी कम कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो सॉल्वेंट में लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज का एंट्रोपी हमेशा कम होगा और वेपर फेज का एंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो देखिए ये है आपका सॉल्वेंट वाले केस में वेपर फेज का एंट्रोपी, इधर हम डिनोट करें, देखिए ये है एंट्रोपी ऑफ 1 मोल वेपर। मान लीजिए वेपर 1 ही मोल है, ऐसा 1 मोल लिक्विड था उससे 1 मोल वेपर बना दिया हम लोग, ठीक है ना। तो 1 मोल वेपर है। अब ये तो वेपर फेज का एंट्रोपी है, तो देखिए जितना एंट्रोपी वेपर फेज का सॉल्वेंट वाले कंटेनर में था एग्जैक्टली उतना ही एंट्रोपी वेपर फेज का सॉल्यूशन वाले कंटेनर में भी होगा, क्योंकि वेपर आइडेंटिकल है। तो ये 1 मोल वेपर का एंट्रोपी है, 1 मोल वेपर का एंट्रोपी है, ठीक है। तो वेपर का एंट्रोपी, चूंकि वेपर आइडेंटिकल है, देखिए आइडेंटिकल हमने बात किया पहले, इसीलिए वेपर का एंट्रोपी आइडेंटिकल है। अब देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन फेज का, यानी लिक्विड फेज का। तब बताइए जो लिक्विड फेज है उसमें 2 कंटेनर आपके पास, कंटेनर 1 में सिर्फ सॉल्वेंट है और कंटेनर 2 में सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट है, किसका एंट्रोपी ज़्यादा है? ऑफ कोर्स बात है, जब 2 कंपोनेंट है, पार्टिकल ज़्यादा है, रेंडमनेस ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन फेज का एंट्रोपी ज़्यादा होगा। और सॉल्वेंट फेज का, जिसमें प्योर सॉल्वेंट है सिर्फ, उसमें जो सॉल्यूशन फेज है, सॉरी लिक्विड फेज है, सॉल्यूशन वाले में लिक्विड फेज का एंट्रोपी ज़्यादा है और सॉल्वेंट वाले में लिक्विड फेज का एंट्रोपी कम है। तो देखिए हम पहले सॉल्यूशन साइड में लिक्विड फेज का एंट्रोपी का ये हम एक डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ये जो लेवल है वो एंट्रोपी है, किसका एंट्रोपी है? 1 मोल सॉल्यूशन यानी लिक्विड फेज का, 1 मोल जो लिक्विड है आपके पास। ऑफ कोर्स ये लिक्विड लिखा तो हमने सिर्फ सॉल्वेंट के बारे में लिखा है, पर इसमें क्या क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों है, सोल्यूट को अभी हम गिन नहीं रहे हैं, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों चीज इसमें मिला हुआ है। हमने 1 मोल इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए जो वेपर में कन्वर्जन होना है वो सिर्फ 1 मोल सॉल्वेंट का होना है, ठीक है ना।
तो वेपर में तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब हम लोग लिक्विड फेज के बारे में बात करेंगे, 1 मोल लिक्विड फेज का, जिसमें 1 मोल सॉल्वेंट है और कुछ सोल्यूट है, तो लिक्विड फेज का जो एंट्रोपी होगा वो उसका ये वैल्यू है, जिसमें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों के एंट्रोपी काउंट होंगे। और जब सॉल्वेंट वाले केस में आते हैं, प्योर सॉल्वेंट वाले केस में, तो ऑफ कोर्स एंट्रोपी लिक्विड फेज का कम होगा, क्योंकि इसमें एक ही कंपोनेंट है। तो ये 1 मोल लिक्विड का एंट्रोपी है, 1 मोल वेपर का एंट्रोपी और फिर 1 मोल लिक्विड के एंट्रोपी के बारे में बात की हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब ये जो एंट्रोपी का चेंज आया है, एंट्रोपी के चेंज को एक बार देखा जाए। ये देखिए, ये वाला चेंज है एंट्रोपी का केस 2 में, ये एंट्रोपी का चेंज है, देख रहे हैं यहां पर हमने ग्रीन कलर से एंट्रोपी का चेंज इंडिकेट किया है। और केस 1 में जो एंट्रोपी का चेंज है वो ये चेंज है, देखिए आप, केस 1 में एंट्रोपी का चेंज को यहाँ पर हम फिर से ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, तो ये वाला चेंज है आपका एंट्रोपी का। तो ऑब्वियसली आप अभी समझ रहे होंगे कि एंट्रोपी यानी डेल्टा S1, इसको दिखा देते हैं केस 1 में एंट्रोपी चेंज, और इसको दिखाते हैं डेल्टा S2। तब बताइए डेल्टा S1 और डेल्टा S2 में कौन ज्यादा है या कौन कम है? तो आपको डायग्राम सही दिख रहा होगा कि डेल्टा S1 इज ग्रेटर देन डेल्टा S2। तो इस बात को एक बार नोट डाउन कर लिया जाए, लिख लिया जाए, डेल्टा S1 इज ग्रेटर देन डेल्टा S2। 2 मतलब सॉल्वेंट वाले केस में, और 1 मतलब 2 मतलब सॉल्यूशन वाले केस में, और 1 मतलब सॉल्वेंट वाले केस में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा H का, एंथैल्पी चेंज का दोनों कंटेनर में। तो देखिए डेल्टा H क्या है? डेल्टा H है भाई लिक्विड को, 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किए। तो देखिए यहां पर भी जो वेपर में कन्वर्जन हो रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट का ही हो रहा है, और यहां पर भी वेपर में कन्वर्जन सिर्फ सॉल्वेंट का ही हो रहा है, सोल्यूट का वेपर में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो जो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी खर्च हो रहा है वो तो सिर्फ सॉल्वेंट को ही करना पड़ रहा है। तो यानी कि डेल्टा H दोनों केस में बराबर होने वाला है, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2, क्योंकि ये जो एनर्जी खर्च हो रहा है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने में, दोनों केस में ये एनर्जी खर्च सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए ही हो रहा है, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों कंटेनर में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे कि अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है, इसको TB से इंडिकेट किया जाए, टेम्परेचर at which liquid and vapor phase exist in equilibrium। लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड एंड वेपर फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक बड़ा सिंपल मतलब है, जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है, इस कंटेनर में आप पहले ये एज्यूम कर लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल कितना है? वो 1 atm है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। अब आपके पास क्या है इस कंटेनर में, ये देखिए ये लिक्विड है और इस कंटेनर में इसी लिक्विड के कुछ वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर है क्या यहाँ पर? तो कॉमन बात है कि हमने हालांकि यहाँ पर कंटेनर को क्लोज दिखाया है, ठीक है ना। तो ये जो क्लोज्ड कंटेनर है, अगर कंटेनर क्लोज नहीं होता तो बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है इस पर, और कंटेनर क्लोज है तब भी यहाँ पर अंदर में कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं। तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रेड कलर वाले हैं, और वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं? जो कि एक्सटर्नल प्रेशर है, ये कितना प्रेशर लगा रहे हैं? ये 1 atm लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास वाटर क्या है, अगर आपके पास वाटर है और वाटर का वेपर है, ठीक है, एक कंटेनर में रखा हुआ है, और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बताइए कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन है, तो नेट कौन सा प्रोसेस होगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा या वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा? नेट कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? यानी कि
अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब धीरे धीरे वाटर खर्च हो रहा होगा, और अगर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है यानी धीरे धीरे वाटर बढ़ रहा होगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आंसर है, आप ऑब्जर्व करोगे कि नेट कोई सा भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब ना तो वाटर खर्च हो रहा है और ना ही वाटर बढ़ रहा है, यानी कि प्रोसेस तो दोनों हो रहा है। प्रोसेस वाटर का कन्वर्जन हो रहा है वेपर में, ठीक है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में, और वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। प्रोसेस दोनों हो रहा है पर नेट प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप वाटर और वेपर दोनों को ले लीजिए तो दोनों किस में एग्जिस्ट करते हैं? बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, और वही टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं वाटर वेपर, तो आप बोल सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम यानी कि कौन सा टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम वाला? ये बॉइलिंग पॉइंट है, एट बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो एट इक्विलिब्रियम यानी एट बॉइलिंग पॉइंट आप बोल सकते हो डेल्टा जी इक्वल टू 0, ठीक है। किस प्रोसेस का डेल्टा जी? तो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना और फिर वेपर से या लिक्विड में कन्वर्ट होना। इस प्रोसेस का डेल्टा जी, दोनों में से कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, डेल्टा जी कितना होगा? 0, क्योंकि प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में। तो डेल्टा जी का मतलब होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ये वैल्यू 0 है और ये टी कौन सा है? तो टी है टी बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी बॉइलिंग डेल्टा एस, और यहां से आप लिख सकते हैं कि टी बॉइलिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डेल्टा एच और डेल्टा एच का रेशियो है। तब बताइए, आपके पास दो सिचुएशन है, देखिए ये दो सिचुएशन है आपके पास। क्या सिचुएशन है? दो, एक आपके पास है सॉल्वेंट और दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा आपके पास सोल्यूशन। दोनों केस में डेल्टा एच क्या है? तो दोनों केस में जो इस प्रोसेस का डेल्टा एच है वो है बराबर, तो डेल्टा एच दोनों का बराबर है। डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस 1, यानी कि सॉल्वेंट के केस में डेल्टा एस बड़ा है। तो अब चलिए यहां पर चलते हैं हम लोग कि यहां से बात किया जाए दो कंपोनेंट, एक तो सॉल्वेंट टीबी, सॉल्वेंट को TB1 बोल देते हैं और सॉल्यूशन को बोल देते हैं TB2। तो TB1 और TB2 में देखिए ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस एक बड़ा है, तो ये हो गया डेल्टा H1 बाय डेल्टा S1, और ये हो गया डेल्टा H2 बाय डेल्टा S2। कौन बड़ा है बताइए? तो डेल्टा H1 तो H2 के बराबर है। अब डेल्टा S1 और S2 में कौन बड़ा है? तो डेल्टा S, देखिए यहाँ पे फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कौन बड़ा है, तो डेल्टा S1 बड़ा है। डेल्टा S1 बड़ा है यानी कि TB1 क्या है? छोटा है। किससे छोटा है TB1? TB2 से। TB1 किसका है बॉइलिंग पॉइंट? तो TB1 है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और TB2 किसका है? TB2 है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये है बच्चों थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन किसका? बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। तो आप इस डायग्राम को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और फिर अगर चाहें तो ये जो हमने आपको दो डेरिवेशन बताया है प्रूफ करने के लिए थर्मोडायनेमिक के लिए कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में।
इसके थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन को बार बार आप खुद से बना करके, खुद से सॉल्व करके, खुद से सोच करके आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रेंथन कर लेना है। तो बच्चों, अब आपके सामने आज जो पढ़ाई किए हम लोग, उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं। तो आज जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसका डे टू डे लाइफ में या इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, सही से आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इथिलीन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। देखो बच्चों, रेडिएटर मतलब किसी मशीन का वो पार्ट होता है ना जिसमें वाटर एंटर करता है और वो वाटर मशीन के अलग अलग पार्ट्स में जाता है ताकि मशीन को ठंडा रख सके, क्योंकि चलते समय मशीन गर्म होता है। तो रेडिएटर में जो पानी होता है, जब कोल्ड कंट्री, ऐसे कंट्रीज जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहाँ पे ठंडा बहुत पड़ता है, तो ऐसे कोल्ड कंट्रीज में रेडिएटर के जो वाटर है उसमें इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। उसका क्या काम होता है? कैसे कंट्री में? वैसे कंट्री जहाँ का टेम्परेचर कोल्ड है और वो टेम्परेचर इतना कोल्ड है कि वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे ही कोल्ड कंट्रीज में, जिस कंट्रीज में ठंडा बहुत पड़ता है, इन कोल्ड कंट्रीज सड़कों पर सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है, सॉल्ट का छिड़काव किया जाता है। वहां की सड़कों पर बेसिकली स्नोफॉल हो जाता है, आइस की बारिश होती है जिसके चलते सड़क पर आइस जमा हो जाता है। तो वहां सड़क पर नमक का छिड़काव किया जाता है, सॉल्ट का छिड़काव। क्यों ऐसा होता है? तीसरा क्वेश्चन है व्हाई ओशन वाटर, समुद्र का जो पानी है, बॉयल्स एट मच हायर टेम्परेचर देन टैप वाटर। टैप वाटर यानी कि जो नल में घर में पानी आता है ना, उससे काफी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, तब ओशन का वाटर बॉयल होता है। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई आइसक्रीम मिक्स। देखिए, ये आइसक्रीम बनाया जा रहा है, ये कंटेनर आपको दिख रहा है आइसक्रीम बनाते हुए। इस कंटेनर में आइसक्रीम बनाया जा रहा है और आप देखेंगे कि क्या किया गया है, एक बड़ा सा बाउल लिया गया है जिसमें आइस के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, और इस बॉल में एक छोटा सा बॉल है जिसमें आइसक्रीम वाला जो मटेरियल है वो मटेरियल इसके अंदर है। देखिए, ये आइसक्रीम वाला मटेरियल इसके अंदर डाला गया है, और ये जो मटेरियल है आइसक्रीम वाला, ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का, ये सब मटेरियल, ये व्हाइट वाला जो मटेरियल है, तो ये जो आइसक्रीम का मटेरियल है उसको, इस कंटेनर को, आइसक्रीम वाले कंटेनर को एक बर्फ वाले कंटेनर के अंदर रखा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाई आइसक्रीम मिक्स, यही आइसक्रीम मिक्स है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्रीम जैसा मटेरियल, वो आइसक्रीम मिक्स है। इज पुट इनटू अ मेटल कंटेनर। ये मेटल कंटेनर या फिर ग्लास कंटेनर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर मेटल कंटेनर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। कौन सा कंटेनर? बाहर वाले कंटेनर की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये जो अंदर वाला कंटेनर है ना जिसमें आइसक्रीम का मिक्स है, उसके लिए मेटल कंटेनर ज्यादा सुटेबल होता है। विच इज सराउंडेड बाय क्रस्ड आइस, आइस क्रश करके रखा हुआ है, इससे सराउंडेड है। एंड देन सॉल्ट इज पुट ऑन आइस व्हाइल मेकिंग आइसक्रीम एट होम। इस आइस पर सॉल्ट डाल दिया जाता है ऐसा जब आइसक्रीम बनाना होता है। ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कमर्शियल शुगर मिल, ऐसे फैक्ट्री जिसमें चीनी बनता है, शुगर बनता है। तो शुगर, आपको पता है कि शुगर केन का जो क्रॉप होता है, जिसको गन्ने का बोलते हैं ना, गन्ना, इसको खेत से ला करके, इसको फील्ड से ला करके, उसका क्रश करके जूस, उसका जो मतलब उसको वाटर में मिक्स करके थोड़ा उसको जूस बनाया जाता है। एंड उससे फिर शुगर के क्रिस्टल्स, जो शुगर दाने दिखते हैं आपको घर में, तो शुगर के क्रिस्टल्स को अलग करना होता है। तो इस फैक्ट्री में जब प्रोसेसिंग चल रहा होता है तो कुछ समय पर ऐसा होता है कि एट सम स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस द कैन जूस, ये जो जूस बनता है ना, जो हमने क्रॉप लाया है उसको पानी के साथ मिक्स करके जो बनाया है जूस या जो सिरप, उसको बॉयल किया जाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉयल्स, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करता है ये डिपेंड करता है शुगर कैन, यानी शुगर, एक्चुअल शुगर का, चीनी का कितना कॉन्सेंट्रेशन उस जूस के अंदर है। तो हाउ डज दिस नॉलेज, ये जो नॉलेज है बॉइलिंग पॉइंट और शुगर केन का कॉन्सेंट्रेशन का आपस में एक रिलेशन है ना, तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज इंजीनियर्स को, हाउ डज द नॉलेज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल हेल्प द इंजीनियर्स टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ शुगर दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो जो सिरप है उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से पता कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना
शुगर मिला हुआ है या फिर कितना शुगर प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो ये नॉलेज कैसे उनको हेल्प करता है। तो ये 5 बहुत ही, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप अगर इंजीनियर बनोगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।